वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से एमए फाइनल इकोनॉमिक्स पेपर 6 अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र की क्लास में आज हम टॉपिक ले रहे हैं विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि आईएमएफ के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आईबीआरडी की स्थापना का भी निर्णय किया गया था। यह संस्था, जिसे विश्व बैंक भी कहा जाता है, मुद्रा कोष की एक पूरक संस्था के रूप में स्थापित हुई थी। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई और 26 जून 1946 से इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। विश्व बैंक की सहायक संस्थाएं भी हैं, जिन्हें मिलाकर विश्व बैंक समूह के रूप में जाना जाता है। इनमें अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन जिसको आईडीए कहते हैं, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन जिसको आईएफसी कहते हैं, तीसरा बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी एमआईजीए कहते हैं, तथा निवेश विवादों के निपटारे का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स आईसीएसआईडी। इन सभी को विश्व बैंक के साथ मिला लेने पर इसे विश्व बैंक समूह, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के रूप में जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण तथा विश्व के अर्धविकसित एवं अविकसित देशों के आर्थिक विकास करने हेतु दीर्घकालीन पूंजी के निवेशों की आवश्यकता पूर्ति हेतु इस संस्था की यानी कि वर्ल्ड बैंक या आईबीआरडी की स्थापना की गई थी। उस समय चूँकि दीर्घकालीन पूंजी निवेश उपलब्ध नहीं थे, अतः इस कार्य के लिए संस्था की अत्यधिक आवश्यकता थी। दीर्घकालीन पूंजी निवेश के लिए इस संस्था की विशेष रूप से स्थापना की गई। व्यक्तिगत पूंजी पर उस समय निर्भर नहीं किया जा सकता था, क्योंकि निवेशों में जोखिम काफ़ी अधिक थी और व्यक्तिगत पूंजी बिना किसी प्रकार की गारंटी के प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल कार्य था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से दीर्घकालीन पूंजी प्राप्त करने की आशा नहीं की जा सकती थी, क्योंकि यह संस्था अपने साधनों में तरलता बनाए रखकर ही अपने उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती थी। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना का सुझाव दिया, जो न केवल दीर्घकालीन पूंजी की स्वयं व्यवस्था करे, बल्कि व्यक्तिगत पूंजी को भी अपनी गारंटी देकर अंतर्राष्ट्रीय गतिशीलता प्रदान कर सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। अब हम लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के उद्देश्य। मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक स्थायित्व और विकास, इन दोनों उद्देश्यों पर आधारित है। मुद्रा कोष जहां स्थायित्व पर अधिक बल देता है, वहां विश्व बैंक विकास पर अधिक बल देता है। विश्व बैंक की स्थापना एक इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि निवेश बैंक की धारणा के आधार पर हुई है। विश्व बैंक की स्थापना से संबंधित जो प्रतिवेदन है, उसमें जो
कुछ शब्द जो वर्णित हैं वे काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो उसके उद्देश्य को भी बताते हैं। और वे शब्द हैं: विश्व बैंक मुद्रा कोष की पूरक संस्था के रूप में विशेष रूप से एक ऊंचे और स्थायी अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्तर की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा, ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का ऊंचा स्तर बनाए रखा जा सके और उत्पादन तथा रोजगार को प्रोत्साहन मिले। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के समझौते की धारा 1 के अनुसार इसके उद्देश्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों का पुनर्निर्माण एवं विकास। विश्व बैंक का सर्वप्रथम उद्देश्य है युद्ध से विध्वंसित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण तथा अविकसित एवं अर्धविकसित सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक विकास के कार्यों में सहायता प्रदान करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दीर्घकालीन निवेशों को प्रोत्साहित करना है, ताकि उत्पादन और आय में वृद्धि हो सके और स्थायी विश्व शांति की स्थापना संभव हो सके। जो दूसरा उद्देश्य है वह है व्यक्तिगत विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करना। विश्व बैंक का दूसरा उद्देश्य विदेशी पूंजी निवेश में वृद्धि करना है। व्यक्तिगत तथा संस्थागत निवेशों को उन ऋणों के भुगतान की गारंटी देकर या उनके साथ निवेशकों के रूप में शामिल होकर सदस्य राष्ट्रों में विदेशी निवेशों को प्रोत्साहित करना है। व्यक्तिगत पूंजी के अभाव में स्वयं बैंक को उचित दरों पर अपनी पूंजी तथा साधनों से उत्पादक कार्यों के लिए ऋणों की व्यवस्था करनी होती है। नेक्स्ट है दीर्घकालीन संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहित करना। बैंक का तीसरा प्रमुख उद्देश्य दीर्घकालीन अंतर्राष्ट्रीय निवेशों के माध्यम से उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना, जीवन स्तर तथा श्रम स्थितियों में सुधार के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के स्थायी संतुलित विकास में सहायता प्रदान करना तथा सदस्य देशों के भुगतान अवशेषों में स्थायी संतुलन स्थापित करना है। और नेक्स्ट है अधिक आवश्यक उत्पादन के कार्यों को प्राथमिकता देना। विश्व बैंक का एक उद्देश्य यह भी है कि यह ऐसे ऋणों को प्रदान करें या उन पर गारंटी दे जो अधिक आवश्यक उत्पादन कार्यों में लगाए जाने हों, जिससे अधिक उपयोगी और नितांत आवश्यक प्रोजेक्ट, चाहे वे छोटे हों या बड़े, प्राथमिकता प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट है शांतिकालीन अर्थव्यवस्था स्थापित करना। विश्व बैंक का उद्देश्य सदस्य देशों को युद्धकालीन अर्थव्यवस्थाओं को शांतिकालीन अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तित करने के लिए उचित दशाओं को उत्पन्न करना है। इस प्रकार विश्व बैंक की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। दोनों का उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन देना, परंतु दोनों के जो कार्य क्षेत्र हैं वो अलग अलग निर्धारित किए गए। मुद्रा कोष का उद्देश्य भुगतान संतुलन के अस्थायी घाटों की पूर्ति के लिए अल्पकालीन अथवा मध्यकालीन ऋण देना था, जबकि विश्व बैंक का उद्देश्य दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करना है, जिनके द्वारा आर्थिक विकास हो सके और गरीबी कम की जा सके। इन ऋणों का उपयोग विकास की कुछ परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। गरीबी घटाने की दिशा में IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों मिलकर कार्य करते हैं। वर्ष में 2 बार इनकी बैठकें भी एक साथ होती हैं। नेक्स्ट हम लेते हैं विश्व बैंक की सदस्यता मेंबरशिप। प्रत्येक राष्ट्र जो IMF का मेंबर है वह विश्व बैंक का भी मेंबर स्वतः ही बन जाता है। इस प्रकार इन दोनों संस्थाओं की सदस्यता साथ साथ चलती है। एक की सदस्यता का
परित्याग करने पर दूसरे की सदस्यता भी स्वतः समाप्त हो जाती है। मुद्रा कोष की अगर सदस्यता समाप्त हो जाए तो कोई देश विश्व बैंक का सदस्य तभी तक रह सकता है जब तक उसे बैंक की 75% मत शक्ति का समर्थन प्राप्त हो। 1944 में जिन राष्ट्रों ने मुद्रा कोष की सदस्यता प्राप्त की थी वही विश्व बैंक के भी मौलिक सदस्य हैं और इनकी संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है और वर्तमान में इसके सदस्य देशों की जो संख्या है वह 189 यानी कि 189 है। अब यदि कोई राष्ट्र इस बैंक की सदस्यता का परित्याग करना चाहता है तो वह धारा 6 के अंतर्गत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को एक लिखित प्रार्थना पत्र भेजता है। सदस्यता का परित्याग करने से पहले उस देश को विश्व बैंक के प्रति उसके जो भी दायित्व हैं उनको उसे पूरा करना होता है। यदि कोई देश बैंक के अधिनियमों का पालन नहीं करता है या उसके पालन में कोई बाधा डालता है तो उसकी सदस्यता छीनी भी जा सकती है। नेक्स्ट हम लेते हैं विश्व बैंक का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। विश्व बैंक का जो संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वह भी IMF की तरह है। इसके अंतर्गत गवर्नरों का बोर्ड, प्रशासनिक संचालक बोर्ड, सलाहकार समिति और ऋण समिति ये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गवर्नरों के बोर्ड में प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर की नियुक्ति करता है जो सामान्यतः उस देश का वित्त मंत्री होता है और एक स्थानापन्न यानी कि ऑल्टरनेट गवर्नर की भी नियुक्ति की जाती है जो गवर्नर की अनुपस्थिति में कार्य करता है। इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है और इससे पूर्व भी इन्हें बदला जा सकता है। गवर्नरों के बोर्ड की वर्ष में कम से कम एक बैठक होना ज़रूरी होता है जो प्रायः मुद्रा कोष की वार्षिक बैठक के साथ ही होती है। वार्षिक बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किए जाते हैं। दूसरा, प्रशासनिक संचालक बोर्ड। इसके जो सदस्यों की संख्या है वह 24 है। उनमें से 5 उन देशों द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जिनका बैंक की पूंजी में सर्वाधिक हिस्सा होता है और ये देश हैं अमेरिका, जापान, जर्मनी, यूके और फ्रांस। शेष जो 19 संचालक हैं वह अन्य सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। प्रत्येक संचालक का जो कार्यकाल है वह 2 वर्ष का होता है और प्रत्येक संचालक को उसके देश के अंशदान की राशि के अनुपात में ही उसके अनुसार ही उसको मताधिकार भी प्राप्त होता है। फिर सलाहकार समिति और ऋण समिति की जो नियुक्ति है वह संचालक बोर्ड के द्वारा ही की जाती है। संचालक बोर्ड की मीटिंग 1 महीने में कम से कम 1 बार होना ज़रूरी होता है। संचालक समिति का अध्यक्ष बैंक का प्रधान अधिकारी होता है और वह बैंक के सभी साधारण कार्यों की देखभाल करता है। अध्यक्ष को अपना निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, यानी कि जो है वह सिर्फ निर्णायक मत ही दे सकता है, सामान्य या साधारण मताधिकार का वह प्रयोग नहीं कर सकता। टेक्निकल, मार्केटिंग, कानूनी और प्रशासकीय मामलों के विभागों के अतिरिक्त अलग अलग क्षेत्रों के लिए भी अनेक विभाग स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक विभाग एक डायरेक्टर के अधीन कार्य करता है। फिर संचालक मंडल द्वारा कम से कम 7 सदस्यों की एक सलाहकार परिषद, एडवाइजरी काउंसिल नियुक्ति की जाती है। ये सदस्य विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। परिषद की साधारणतया 1 वर्ष में 1 बैठक होती है, यानी कि प्रतिवर्ष 1 बैठक होती है। संचालक मंडल द्वारा समय समय पर ऋण समितियों की भी नियुक्ति की जाती है जो किसी सदस्य देश द्वारा मांगे गए
ऋण की उपयुक्तता के संबंध में जांच करती हैं। तो इस तरह से विश्व बैंक का संगठन होता है जिसमें गवर्नरों का बोर्ड, संचालक बोर्ड, सलाहकार समिति, ऋण समिति आदि होती है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। अगला बिंदु हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।